हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी हम इस वीडियो में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में बातचीत करेंगे, जो कि अभी हाल ही में काफी विवाद का विषय रहा है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको लेकर काफी विवाद हुआ है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो अरावली है वो हिमालय से पुरानी है या फिर अरावली जो है उसका उद्भव हिमालय के बाद वो बनी हुई है। और दूसरा जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये है कि क्या ये जो अरावली है ये क्या डायनासोर के जन्म से पहले ही इसका जन्म हो चुका था, इससे पहले ही ये बन चुकी थी। इन दो सवालों के विषय में और इनके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे आज के अपने हम इस चर्चा में। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि अरावली जीवित अभिलेखागार के रूप में है। अरावली एक तरह से एक लाइब्रेरी है। अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उत्तर से पश्चिम की ओर फैली हुई है। वह हमारे ग्रह के अभिलेखागार है, एक तरह से लाइब्रेरी है, जो कि एक लंबे इतिहास को सहेजे हुए। अरावली हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक संरक्षक है, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक हमेशा से हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सुरक्षा कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि अरावली का जन्म कब हुआ है, यानी अरावली का जन्म लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ और इसको बनने में कुल कितना समय लगा। इन दो सवालों के विषय में आज से हम चर्चा करते हैं और इसी में हम जानेंगे क्या अरावली डायनासोर के जन्म से पहले आई, क्या अरावली हिमालय से पहले बनी या फिर उसके बाद बनी। चलिए शुरू करते हैं। अरावली का जो निर्माण है वो माना जाता है कि करीब 3.2 अरब साल पहले हुआ। जो अरावली है वो 3.2 अरब साल पहले बनना शुरू हुई और करीब 2.5 अरब साल पहले बनकर तैयार हुई। अरावली को बनने में कुल 70 करोड़ वर्ष लगे और पृथ्वी पर जो डायनासोर हैं वो करीब 25 करोड़ वर्ष पहले आए थे और हिमालय का जन्म केवल आज से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। तो हम देख ही सकते हैं कि जो हिमालय है वो अरावली के सामने एक बच्चा है, क्योंकि जो अरावली है उसको बनने में ही 70 करोड़ वर्ष लगे हैं। यानी जो हिमालय आज से 5 करोड़ वर्ष पहले बना और उसको बनने में केवल हिमालय का 14 गुना समय लग गया है। अब हम देखते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, किस प्रक्रिया से हुआ। तो अरावली का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यतः टेक्टोनिक कोलिजन यानी विवर्तनिक टकराव और वोल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। ये अर्कियन और पेट्रोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है और अरावली जो है वो जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। अब हम समझते हैं कि विवर्तनिक टकराव क्या होता है। तो जब हम देखते हैं टेक्टोनिक कोलिजन तो इसमें ये आता है कि जब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से जब की ओर बढ़ती हैं और टकराती हैं तो ये सिकुड़ने लगती हैं और जो आसपास का प्रभावित क्षेत्र है वो अदर जो एरिया है उसकी अपेक्षा कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है उसका तल। तो ये जो है इस तरह से ये पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे कि हिमालय का अगर हम देखें तो हिमालय का निर्माण हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ही हुआ है। उसी प्रकार हमारी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भी निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं अरबों वर्षों तक हवा और पानी के द्वारा घिसने के कारण घुमावदार रूप ले चुकी है। ये आज जो ये इन पर ये चट्टानी मेड़ के रूप में तराश दी गई हैं। आज हम इन श्रृंखलाओं को उसी रूप में देखते हैं, परंतु आज से पहले जो है जब अरावली बनकर तैयार हुई उस समय अरावली का जो स्वरूप था वो इस प्रकार नहीं था। उस समय अरावली की जो चोटियां थी वो काफी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन ये आज छोटी हो गई हैं क्योंकि ये लंबे वर्ष तक हवा और पानी के द्वारा घिस दी गई हैं, जिसके कारण ये जो है ये पहाड़ियां अपेक्षाकृत छोटी हो गई हैं और ये चट्टानी मेड़ के रूप में तराश दी गई हैं, घुमावदार रूप ले चुकी हैं। अगर हम देखें कि क्या ये अरावली जियोलॉजिस्टिक ट्रेजर है, क्या एक भू खजाने के रूप में देख सकते हैं, तो जी हाँ, अरावली जो है उसका निर्माण जो इसकी चट्टाने हैं वो स्पेशली नीस है, सिस्ट है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है और ग्रेनाइट है। भारत में ज्ञात सबसे पुरानी भू आकृतियों में से एक अरावली है और
अब हम समझ लेते हैं कि ये अर्कियन एरा क्या होता है और पेटेरोजोइक एरा क्या होता है, क्योंकि इसका निर्माण उन्हीं युगों में हुआ है। तो देखते हैं, यह पृथ्वी का दूसरा प्रमुख जियोलॉजिकल एरा है जो पहले महाद्वीपीय महाद्वीप का निर्माण और प्रारंभिक जीवन के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण था। प्रारंभिक जीवन में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल थे। इस युग में महासागरों का विकास, टेक्टोनिक कोल्यूजन की शुरुआत और मीथेन से भरपूर वातावरण और प्रकाश संश्लेषण का उदय हुआ था। यह 4 से 2.5 अरब पूर्व का समय था। पेट्रोजोइक एरा जो है वो 2.5 अरब से 541 करोड़ वर्ष पूर्व के समय को कहा जाता है, जिसको हम पेट्रोजोइक युग कहते हैं, जो कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा युग रहा है। इस युग में पृथ्वी की वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न हुई है, जिसे हम ये ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया से आई है। इसी युग में स्थिर महाद्वीप, जटिल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत भी हुई है। इसी युग में वो अस्तित्व में आना शुरू हुए। अब हम देखते हैं ये क्या एक ग्रेट नेचुरल डिवाइड है, यानी एक महान प्राकृतिक विभाजक है। कैसे है? अरावली कुल 800 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा तक फैली हुई है। एक प्राकृतिक दीवार की भूमिका निभाती है और शुष्क थार के मरुस्थल को पूर्वी उपजाऊ मैदान से अलग करती है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में अगर हम चर्चा करें तो ये मरुस्थलीकरण को रोकती है, यानी डिजर्टिफिकेशन को रोकती है। उसके साथ साथ भू जल पुनर्भरण का काम करती है। और अब हम देखते हैं कि ये डिजर्टिफिकेशन से कैसे बचाती है, क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो शुष्क हवाएं चलती, जो रेतीली हवाएं चलती हैं थार के रेगिस्तान में, क्योंकि राजस्थान का इलाका है, वहां पे थार के रेगिस्तान है। जब वहां पे रेतीली हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं में रेत के कण होते हैं, और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं एक बैरियर के तौर पे इन हवाओं को पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में आने से रोकती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र दिल्ली बनता है, तो वहां पे ऐसे क्षेत्रों में आने से रोकती है। हालांकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। अगर हम अरावली को संरक्षित नहीं करेंगे तो यहाँ पे काफी समस्याएं होंगी। और ये जो चट्टाने हैं, इसकी खंडित चट्टानी प्रणालियां वर्षा जल का भूमिगत रूप से रिसने और जल भंडारों को पुनः भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और अगर हम बात करें अरावली हिल का सबसे ऊंचा स्थान कौन है, तो इसका सबसे ऊंचा स्थान है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है करीब 1722 मीटर, यानी 1722 मीटर है। सभ्यताओं का उद्गम स्थल भी रही है अरावली। वो कैसे? क्योंकि सिंधु घाट की सभ्यता जो है, जो मानव की बस्तियां मिली वहां पे, वो अरावली क्षेत्र में ही फूली फली है। इसके कई कारण थे, क्योंकि पहाड़ियों ने नवजात समाज की जरूरतों को पूरा किया, बाहरी कीटों और प्राकृतिक तत्वों से प्राकृतिक सुरक्षा दिया, आवश्यक संसाधन दिए, जैसे कि भवन निर्माण के लिए पत्थर दिए, औजार के लिए धातुएं और ईंधन के लिए लकड़ी दी। क्योंकि पहाड़ियां जो होती है वहां पे जंगल, वन, ये चीजें भी पाए जाते हैं, जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है। पत्थर की पहाड़ियां होती हैं, जिनसे हमें भवन निर्माण की जरूरतें हमारी पूरी हो जाती हैं। मौसमी धाराओं और पुनर्भरित कुओं से जीवनदायी जल प्रदान किया। राजस्थान में मिले प्राचीन तांबे के खनन स्थल इस बात की पुष्टि करते हैं कि अरावली पर्वतमाला प्राचीन विश्व के लिए महत्वपूर्ण धातु विज्ञान केंद्र थी। प्रकृति द्वारा निर्मित एक किला भी है। कैसे? इतिहास भर में अरावली पथरीली ऊबड़ खाबड़ भूमि ने एक प्राकृतिक रक्षा अवरोध के रूप में कार्य किया। राजपूत समेत कई शक्तिशाली राज्यों ने इसके रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर दोहरीय किले बनाए, महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखा और आक्रमणों का प्रतिरोध किया। कुछ ऐसे चर्चित किले जो कि अरावली पर्वतमाला पर ही बने हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ का किला, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, और दिल्ली का जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यानी जेएनयू विश्वविद्यालय जो है वो, और राष्ट्रपति भवन इन्हीं पहाड़ियों पर बनाए गए हैं। अगर हम बात करें, ये भूमि का एक पवित्र हृदय भी रहा है। कैसे? अरावली पर्वतमाला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का अभिन्न अंग है। स्थानीय समुदायों का इस भूमि से गहरा भावात्मक जुड़ाव रहा है। पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षक। कैसे? यह एक अमूल्य पारिस्थितिक धरोहर है जो शुष्क पर्णपाती वनों और विविध वन्य जीवों का समर्थन करती है, जिनमें
तेंदुए, लकड़बग्घे और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। जैव विविधताओं को बढ़ावा देती हैं, जल भंडारों का पुनर्भरण करती है और क्षेत्रीय जलवायु को नियंत्रित करती है और तापमान को मध्यम रखती है। आजकल देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या काफी बढ़ रही है, तो ये पहाड़ियां इस तापमान को बैलेंस करने का भी काम करती हैं और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो ये पहाड़ियां हमारे जीवन के लिए और इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा एक अहम रोल प्ले करती हैं। वायु की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। हम देखें तो दिल्ली की वायु की गुणवत्ता आज क्या है, मतलब वहां पे अगर आप धूम्रपान नहीं भी करते हैं तभी वो धूम्रपान करने के ही बराबर है। तो ये वायु की गुणवत्ता को भी नियंत्रित करने का काम करती है। उसके साथ साथ ये दिल्ली जैसे शहर के लिए हरित फेफड़े का काम करती है। रेगिस्तान से चलने वाली रेतीली आंधियों को रोकती है और धूल के कणों को छानती है। अरावली पर छोड़े गए निशान उसके शोषण की कहानी को बताते हैं। यह शोषण ब्रिटिश काल से ही तांबा, जस्ता, संगमरमर, चूना पत्थर जैसे चट्टानों और धातुओं की आपूर्ति के लिए होता चला आ रहा है। आजादी के बाद अनियंत्रित खनन और तीव्र शहरी विस्तार के साथ यह शोषण और भी तेज हो गया, जिससे सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ। पर्वत श्रृंखलाओं के बड़े हिस्से पर फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया, जिससे एक गंभीर पर्यावरण संकट की नींव पड़ी। अब ये जो पूरी प्रणाली है एक तनाव में आ चुकी है। इस प्रणाली ने हमें क्या उपहार दी? ये पुनर्भरित जल स्रोत हमें दिया, समृद्ध वन आवरण हमें प्रदान किया, फलता फूलता वन्य जीवन दिया और स्थिर जलवायु को, इस जलवायु को इसने स्थिर किया। लेकिन इसका हमने आजकल इतना दोहन किया है, उसका परिणाम क्या हो रहा है? गंभीर जल की कमी हो रही है, व्यापक मृदा अपरदन हो रहा है, प्राकृतिक आवासों वन्य जीवों पर संकट आ रहा है और स्थानीय तापमान में वृद्धि हो रही है लगातार। घेराबंदी में ये पूरा जो एक संरक्षक है जिसने हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट की रक्षा की, वो पूरा एक आज घेराबंदी में है। आज अरावली की पहाड़ियां कई मोर्चों से लगातार हमलों का सामना कर रही हैं, जैसे कि इलीगल माइनिंग यानी अवैध खनन, डिफॉरेस्टेशन वन उन्मूलन और इंक्रोचमेंट यानी अनियंत्रित शहरी और कृषि विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि वाइटल महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को क्या कर रहे हैं? खंडित करने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम जानना चाहें कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स मतलब कि जो वन्य जीव हैं उनके आवागमन के कुछ रास्ते होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो सारे वन्य जीव हमेशा एक स्थान पर नहीं रहते। वो कुछ चीजों के लिए, जैसे मेटिंग करने के लिए वो बार बार अपने स्थान को बदलते हैं और वो जिन रास्तों का उपयोग करते हैं उन्हें हम स्पेशली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स कहते हैं। अगर पर्यावरणविदों ने ये चेतावनी भी दी है कि कंटिन्यूड अगर हम इसका डिस्ट्रक्शन करते हैं कंटिन्यूअसली तो इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल कोलैप्स हो सकता है। इस तरह अरावली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और हमें अरावली को संरक्षित करना है। अरावली हमारे लिए प्राचीन पर्वत श्रृंखला से बढ़कर है और इसे संरक्षित करना वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यक है, क्योंकि यह भारत के पर्यावरणीय सुरक्षा, भविष्य की सततता के लिए महत्वपूर्ण है। अरावली की कहानी कई मायनों में भारत की कहानी है, प्राचीन, लचीली और भूमि की गहराइयों से जुड़ी हुई। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देन फ्रेंड्स, हम अपनी अगले सीरीज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उस पर एक एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे और हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।